हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अच्छे से, तब हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, जो कि नया स्टडी नोट होगा। तो सर, मैं कौन से स्टडी नोट में था? मैं स्टडी नोट नंबर 2 में था। और स्टडी नोट सॉरी मैं स्टडी नोट नंबर 4 में था। और स्टडी नोट 4 में चैप्टर नंबर 1 में अभी कंप्लीट करा चुका हूं, जिसका नाम था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मैंने बहुत अच्छे से, जिसमें हमने 13 से क्लास स्टार्ट करी थी और 27 पे जाकर खत्म करी है। 28 क्लास, न्यू चैप्टर, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो सर, आज की क्लास में कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपसे कहा दोस्तों, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे जाकर, मैंने कहा था ना, जब सेंट्रल टेंडेंसी की मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो वहां पर आपको बताया था कि पूरे सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या पढ़ेंगे वो पहली क्लास में ही बताया जाता है। सेम एज इट इज पूरे डिस्पर्जन के चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या कैलकुलेशन करनी है, वो पहले ही वीडियो में बताया जा सकता है। सर, यही वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरे चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। मैं इसी को सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मानता हूं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था सेंट्रल टेंडेंसी में। तो दोस्तों, इस क्लास को कृपया करके बहुत अच्छे से देखें, आराम से देखें, बिल्कुल शांति से। सर, अगर आप डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मत देखो, आज कल देख लेना या कैसे भी करके बाद में देख लेना, पर ध्यान से देखना। सर, इस क्लास के अंदर सबसे पहले मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं, तो वो पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले समझेंगे डिस्पर्जन किसे कहते हैं। डिस्पर्जन किसे कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इंट्रोडक्शन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चालू करता हूं। फर्स्ट पॉइंट, इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट, थ्योरी पार्ट। आज की क्लास में सिर्फ थ्योरी होगा। समझेंगे कि आने वाली क्लासेस में हमें जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो क्यों करने हैं भाई। क्यों मैं निकालू रेंज, क्यों मैं निकालू स्टैंडर्ड डेविएशन, क्यों मैं निकालू वेरिएशन, क्यों मैं निकालू क्वार्टाइल डेविएशन। तो सर, आने वाली क्लास में जब ये चीजें पढ़ेंगे तो सर वो क्यों पढ़ने जा रहे हैं वो मेरी वाली क्लास में आपको पता चलेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मैं इसको मानता हूं। सबसे पहले मेरे साथ देखिए, द वेरियस, मेरे साथ साथ करिए आज, द वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, the various measure of central tendency discussed in the previous chapter, याद है हमने करा था in the previous chapter, discuss in the previous chapter। दूसरा पॉइंट, प्रीवियस चैप्टर, गिव अस, आगे से लिखना, गिव अस वन सिंगल वैल्यू, गिव अस वन सिंगल वैल्यू। याद है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या करा था? एक सिंगल वैल्यू बताता है, वन सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट द एंटायर सीरीज डाटा, द एंटायर डाटा। याद है, यही बातें हमने पिछली क्लास में करा था। द वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर गिव अस वन सिंगल वैल्यू। जो पिछले चैप्टर में हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, उसमें हमने क्या कैलकुलेट करा था, क्या मेजर करा था? पूरे एंटायर डाटा का एक सिंगल वैल्यू, जो पूरे एंटायर डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। सही है या नहीं है? हाँ जी सर, ये हमने बहुत अच्छे पढ़ा था। मीडियन पूरे एंटायर डाटा को रिप्रेजेंट करता है, मोड एक सिंगल वैल्यू पूरे एंटायर डाटा को रिप्रेजेंट करता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब एक सिंगल वैल्यू थी जो पूरे एंटायर डाटा को रिप्रेजेंट करते थे अलग अलग तरीकों से। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सर, ये तो था बेसिक, पिछली बातें हमने जो पढ़ी थी उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट। अब कह रहा है कि देख, बट the average alone, खाली एवरेज ही cannot adequately
adequately described a set of observation, but average alone cannot adequately describe a set of observation. सर ये क्या था? a set of observation, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज नेसेसरी, जरूरी है, इट इज नेसेसरी the average value, it is necessary to describe, गलती हो गई, इसको ढंग से करो, it is necessary to describe the variability or dispersion, सर लिखते रहे, अभी साथ साथ लिखते रहे, अभी आपको समझ में सारा समझा दूंगा क्या क्या लिखा है। ऑफ द ऑब्जर्वेशन आगे। दोस्तों तो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए और ये 3 पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा दोस्त, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने जो स्टैंडर्ड रिवीजन पढ़ा था इनका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं दोस्त, एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इतना उतार लिया आपने? हाँ जी उतार लिया है सर। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि एक बॉय है जिसकी हाइट 6 फीट है, मतलब एक लड़का है जो 6 फुट का है। अब वो स्विमिंग करने जाता है, मान लेते हैं ये स्विमिंग पूल है एक, ठीक है। अब वो स्विमिंग करने जाता है दोस्तों, तो स्विमिंग पूल क्या होता है आपको पता होगा, कभी आप गए होंगे स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल की जो हाइट होती है किनारे में जो उसकी डीप गहरा होता है किनारे में, वो कम गहरा होता है, कम इसकी अंदर तक डीप कम होता है वो, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो और गहरा होता चले जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी गहराई का जो मैंने एवरेज बताया, मैंने कहा भाई सबसे पहले इसकी जो गहराई है वो मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत में ये 2 फुट का है, शुरुआत में दोस्तों 2 फुट का है, फिर 3 का है, फिर ये 5 का हो जाता है आगे जाकर, फिर ये 9 का हो जाता है, फिर 10 का, फिर आ जाता है वापसी 4 में। ऐसे करके इसकी हाइट है दोस्तों ये आपका, भाई मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये क्या है, 2 3 5, ये क्या है हाइट, डीप, इतने फीट डीप है, इतने फीट गहरा है, एक समुंदर इतने फीट नीचे गहरा है, ये 2 फुट है, फिर 3, फिर 5, ऐसे करके गहरा है, आगे जाकर 9 होता है, फिर 10, फिर 4 हो जाता है। अब सर इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 2 3 5 9 10 4 करके ऐसा कुछ है, पर भाई किस साइड कितना गहरा है ये मेरे को नहीं पता। मान लेते हैं कि किस साइड कितना गहरा है ये नहीं पता हमें, तो सर आप सिंपली एवरेज कैलकुलेट करेंगे, और जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, ध्यान समझना सर मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है, हम एवरेज लेकर ही हर चीज कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सर मैं इसका एवरेज निकालता हूं। क्या आपने कभी इंडिविजुअल सीरीज का एवरेज निकाला? हाँ सर बहुत एवरेज निकाला। सर मैं क्या करूंगा, 2 3 5 9 10 और 4 डिवाइड बाय सर 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसका एवरेज कर रहा हूं, तो मैंने सर इसको प्लस करा, प्लस करने पे मेरे पे आया
2 + 3 + 5 + 9 + 10 और +4 33 33 डिवाइड बाय 6 33 डिवाइड बाय 6 ये हो गया 5.5। फिर भाई अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं दोस्तों, ध्यान समझना प्रॉब्लम क्या है। अगर मैंने इस सीरीज का भाई मैंने सबका एवरेज निकाला, एवरेज आया 5.5, इसकी हाइट अच्छा है, ये क्या आएगा देखो गहरा ऑन एन एवरेज जो ये समुंदर जो ये स्विमिंग पूल की गहराई है वो 5 फुट 5 फीट है और मैं 6 फुट का हूं, तो मैं आराम से इसमें स्विमिंग कर सकता हूं, मैं डूबूंगा नहीं। बट अगर यहां पर ये पहले गया 2 फुट है, थोड़ा सा छोटा लगा होगा, फिर आगे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 5 पे और फिर 9 पे आया ना जब, और इसकी फाइट तो 6 थी और ये 9, फिर 10 पे, या तो यहां पे ये डूब जाएगा। तो सर आप ये प्रॉब्लम को समझे कि जो एवरेज है मेरे दोस्त, वो एवरेज क्या बताता है कि ये स्विमिंग पूल 5 फुट 5 ऑन एन एवरेज गहरा है। ये थोड़ा इससे कम हो सकता है, थोड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। भाई जब बात थोड़े की हो रही है और इसकी हाइट है 6 फुट, ये इसको लेकर मानते हुए चला कि भाई 5 फुट से कितना ज्यादा होगा, 5 6 7 6 से ज्यादा तो नहीं होगा, और ये मान के चलेगा। अगर मैं आपको नहीं बताऊं ये हाइट ऑफ द है, मैंने बस आपको ये डाटा दे दिया। और ये स्टूडेंट क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है लड़का, ये कह रहा है सर मैं चले जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरी ये ऑन एन एवरेज इसकी हाइट कितनी गहराई है 5 फुट 5 फीट और मेरी हाइट है 6 फुट, तो सर अगर ये यहां पर तो चले जाएगा, बस जैसे ये 9 फुट के अंदर आएगा ये डूब जाएगा। सर देखो एक एवरेज ने एक लड़के को डुबा दिया, क्लियर है। तो सर ये मेरी बात समझे कि जो एवरेज होता है ना दोस्तों, वो एवरेज हर बार उसको लेकर हर बार वैल्यू को पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर देना गलत नहीं हो जाएगा। अगर मैं उससे कहूं, अगर मैं आपको ये ना बताऊं और मैं कहूं कि भाई ऑन मैंने निकाला और मैंने एक लड़के को बोला कि भाई तेरी हाइट 6 फुट है, तेरी हाइट 6 फुट है और ऑन एन एवरेज ये गहरा 5.5 फीट है, चले जा स्विमिंग कर ले। पर मुझे पता था कि आगे जाके वो 9 फुट होने वाला है, पर मैंने तो एवरेज निकाला और एवरेज में तो दिखा रहा था 5.5 फीट। तो सर इस केस के अंदर जब ये जाएगा इसकी हाइट चाहिए, तो ये मान के चलेगा कि 5.5 फीट एवरेज है इसका और इसकी हाइट थी 6 फुट, तो भाई ये तो चले जाएगा आराम से, क्योंकि भाई उसकी वो गहरा कम है, उसकी हाइट ज्यादा है। बट सर 9 और 10 फीट में ये डूब जाएगा। तो अगर मैं इस सीरीज से मैं एम निकालता हूं और एवरेज निकालता हूं, एवरेज को मैं ये पूरे रिप्रेजेंट डाटा करता हूं, देखो 5.5 फीट क्या कर रहा है, इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये बता रहा है कि ये स्विमिंग पूल 5.5 फीट गहरा है, इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। पर सर एक्चुअल बात है, अगर मैं इसको ये बता दूं तो ये चले जाएगा और यहां पर डूब सकता है। समझो आप प्रॉब्लम को समझो सर। एक एवरेज एक सिंगल वैल्यू का जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, वो खाली उसको बताना ठीक नहीं है, कुछ और भी बताओ और ये बता दो और भी बताओ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सर एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली सिंगल वैल्यू, ये बताना ही इनफ नहीं है, इसके साथ कुछ और भी बताओ। वो और क्या बताओ दोस्तों, वो ये बताओ कि भाई ये 5.5 फीट है, ये ध्यान दो, इससे कुछ कम हो सकता है। मैंने कहा भाई 2 3 5 9 2 3 5 9 10 और 4, मैंने कहा गहरा है 5.5 और ये सारा 5.5 है, तो भाई इसके बीच का जो डिफरेंस है, मैंने कहा देखो 5.5 ऑन एन एवरेज गहरा है, पर एक्चुअल में कितना था 2 फीट। मैंने कहा ऑन एन एवरेज कितना गहरा है, ये 5.5 फीट और एक्चुअल में कितना है दोस्तों 2 फीट। तो मैंने कहा ये कितने इससे ज्यादा है 3.5। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3.5 फुट कम गहरा है। सही बात है या नहीं? मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला कि भाई एक स्विमिंग पूल 5.5 फीट ऑन एन एवरेज होगा, ऑन एन एवरेज ये स्विमिंग पूल 5.5 फीट होगा, पर एक्चुअल में कितना था, मैंने एस्टिमेट क्या निकाला, एस्टिमेट क्या लगाया दोस्तों, एस्टिमेट कहा कि ऑन एन एवरेज कितना फुट होगा, भाई 5.5 फीट होगा, चले जाएंगे। पर एक्चुअल में कितना था दोस्तों, एक्चुअल में 2 था। क्या डूबेगा? नहीं डूबेगा, क्योंकि 3.5 फीट कम है, वो तो 6 फुट का है, 5.5 तो लेके चल रहा है, 3.5 फुट कम है। मैंने कहा ये कम था, मैंने माना कि भाई स्विमिंग पूल 5.5 फुट का है, पर एक्चुअल में कितना निकला, ये क्या है दोस्तों, एक्चुअल जो स्विमिंग पूल की गहराई है 3 फुट, तो भाई कितना कम है 2.5। मैंने कहा सेम, अब कितना कम है 0.5, पर ये तो था कम, ये तो था माइनस, मतलब कम था। अब देखना यहां पर 9 में से
मैंने कहा भाई, मैंने कहा कि 5.5 फुट गहरा होगा, पर एक्चुअल में कितना निकला? ज्यादा निकल गया दोस्तों। तो ज्यादा निकल गया तो क्या होगा? 3.5 ज्यादा है और 10 में 4.5 ज्यादा है, यहाँ तो डूब जाएगा। तो सर हमें उसको ये बताना पड़ेगा, ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई ऑन एन एवरेज तो 5.5 फुट है, पर आगे जाकर 3 फुट गहराई, 3.5 फुट गहराई और बढ़ सकती है। क्या बोला मैंने? आगे जाकर 3.5 फुट की गहराई और बढ़ सकती है। तो वो कैलकुलेट करेगा भाई 5.5 फुट तो गहरा हो सकता है और आगे जाकर 3.5 फुट और बढ़ सकता है, तो टोटल 9 फुट हो सकता है। मैं नहीं जा रहा, समझ में आया आपको? नहीं आया सर? बहुत अच्छी चीजें मैंने बता दी। मैंने कहा सर ये बताना ही इनफ नहीं है, इसके साथ ये भी बता दो कि ये 5.5 फीट जो गहरा है ये एवरेज है, ये कितना बढ़ सकता है या कितना घट सकता है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा भाई 5.5 फीट ऑन एन एवरेज है, ये आगे बढ़ भी सकता है। कितना बढ़ सकता है? मैक्सिमम 4.5। और कितना घट सकता है भाई? 2 भी घट सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी घट सकता है। घट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरी हाइट 6 फुट है और मैं 4.5 फुट का एवरेज ले रहा हूं। घट गया तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर बढ़ गया तो मैं डूब जाऊंगा। तो मैं उस पर्सन को क्या बताऊं? उस पर्सन को, अगर मैं उस स्विमिंग पूल का केयर टेकर होता तो मैं इसको बोलता, भाई देख ऑन एन एवरेज 5.5 फुट गहरा है, बट आगे जाकर ये 5.5 फुट से 4.5 फुट या 3.5 फुट और बढ़ सकता है। तो मैंने वेरिएशन दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं? वेरिएशन दोस्तों, एवरेज से कितना और बढ़ सकता है, कितना और बढ़ सकता है भाई? जितना बढ़ सकता है उसी को नाम देते हैं वेरिएशन। जितना बढ़ सकता है उसी को नाम देते हैं वेरिएशन। वेरी भाई, एवरेज से कौन सी चीज? एवरेज से एक्चुअल कितना वेरी कर रहा है, एवरेज से एक्चुअल कितना वेरी कर रहा है। और वो वेरी बढ़ाकर भी हो सकता है, वो वेरी घट भी सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता। हमने कहा दोस्तों, इसलिए कहा भाई ये वेरिएशन बताना भी पड़ेगा, नहीं तो ये बंदा डूब जाएगा। तो सर आज के बाद आप सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है एवरेज, ये बताना ठीक रहेगा, साथ में कितना वेरी करेगा आगे जाकर ये भी बताए। सर ये भी बताएंगे, अगर ये नहीं बताया तो आगे जाकर प्रॉब्लम आ जाएगी। सर हमें जब हम ये वेरिएशन निकालते हैं दोस्तों, जब हम ये वेरिएशन निकालते हैं कि भाई 5 फुट 5 से कितना ज्यादा है, कितना नहीं हो गया, 5 फुट 5 से 9 पहुंचा तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, या 2 पहुंचा कितना घट गया। तो सर जितना बड़ा है कितना हो गया वो नहीं, कितना बढ़ गया एवरेज से, एवरेज से कितना बढ़ गया, एवरेज से कितना बढ़ गया, इसी को कहते हैं वेरिएशन। या एवरेज से कितना घट गया, इसी को कहते हैं वेरिएशन। वेरी मतलब चेंज, एवरेज से कितना बढ़कर चेंज हो रहा है या कितना घटकर चेंज हो रहा है। एवरेज का मतलब क्या है? सर ऑन एन एवरेज इतना गहरा होगा, ये बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। भाई ये कितना बढ़ सकता है या कितना कम हो सकता है ये भी बताओ। सर जब हम वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई, ध्यान सुनना, जब हम वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं, इसी वेरिएशन को कैलकुलेट करने को हम नाम देते हैं डिस्पर्जन। ओहो अच्छा सर, इसे कहते हैं डिस्पर्जन। मतलब एवरेज से कितना वेरी करेगा, बढ़कर वेरी करेगा घटकर। जब हम कितना बढ़कर वेरी करा, जब मैं ये निकालूंगा 3.5 4.5, इसी मेजरमेंट को जब मैंने निकाला था ना 3.5 2. इसी मेजरमेंट को वेरिएशन कहते हैं। और जब मैं सारे वेरिएशन निकाल देता हूं उसको नाम देते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन किसे कहते हैं दोस्तों? डिस्पर्जन मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन। और इसी वेरिएशन का दूसरा नाम है डेविएशन, इसी वेरिएशन का दूसरा नाम है डेविएशन। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि डेविएशन और वेरिएशन में डिफरेंस क्या होता है। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि डेविएशन और वेरिएशन में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। अभी के लिए समझो, अभी के लिए सेम है, फिर आगे जाकर मैं इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा तो सर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, फिर मैं ऊपर की लाइन भी आपको बताऊंगा। पहले मैं ये वाली लाइन लिख देता हूं जो मैंने आपको अभी बताई कि भाई डिस्पर्जन किसे कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन या मेजरमेंट ऑफ डेविएशन। अब डेविएशन और वेरिएशन में क्या डिफरेंस है? डेविएशन और वेरिएशन को चेंज कहते हैं। अब ये
ये क्या डिफरेंस होगा आगे जाकर मैं आपको पक्का बताऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा वेरिएशन और जब पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक में तो लगा वेरिएशन, एक में लगा डेविएशन। तो सर मैं आगे जाकर जब आपको बताऊंगा तो अच्छे से समझा दूंगा। इसका मतलब अभी डिस्पर्जन कैसे कहते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। डिस्पर्जन है डाले सर, डिस्पर्जन अभी ऊपर का भी पढ़ा रहा हूं, रुक जाओ आप, पहले इसको लिख दो। डिस्पर्जन इज अ मेजर, डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? चेंज, कि भाई एवरेज से कितना ज्यादा है या कितना कम है, चेंज, वेरिएशन ऑफ द आइटम, ऑफ द आइटम। अब वेरिएशन अभी मैंने एवरेज से चेंज लिया है, मैंने अभी एक एवरेज को बेस माना है कि एवरेज से चेंज ढूंढो, कि भाई एवरेज को एस्टिमेट मानो। अभी मैं किसी और को एस्टिमेट, मैंने मीडियन को एस्टिमेट मान सकता हूं, मैं मोड को एस्टिमेट मान सकता हूं, तो वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है यहां तक? तो डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का जब हम मेजरमेंट करते हैं, वेरिएशन जब निकालते हैं, किससे निकाल सकते हैं? एवरेज से भी, मीडियन से भी, मोड से भी, किससे भी। जब हम वेरिएशन निकालते हैं, वेरिएशन का मतलब अगर मैंने कहा ऑन एन एवरेज ये बच्चा इतने मार्क्स लाएगा, तो ये एक्चुअल में कितने लाया, उससे कितना वेरी करा, तो जब मैं वेरिएशन निकालता हूं उसी को मेजरमेंट को नाम देते हैं डिस्पर्जन। ठीक है सर, यहां तक समझ में आया? अब मैं ऊपर बढ़ाता हूं, मैंने क्या लिखवाया था? मैंने कहा था सर, बट द एवरेज alone cannot educate describe the set of observation। सिर्फ एवरेज ही बताना सही नहीं रहेगा। अगर मैं बता दिया इस बच्चे को, स्टूडेंट को, ये बॉय को कि भाई 5.5 फुट है ऑन एन एवरेज, चले जाओ, फिर तो डूब जाएगा। तो मुझे एवरेज के साथ और क्या बताना है? वेरिएबिलिटी। कह रहा है इट इज नेसेसरी टू डिस्क्राइब, ये भी बताओ कि वो एवरेज से कितना वेरी कर रहा है, और क्या लिखा है? डिस्पर्जन। यही तो होता है वेरिएबिलिटी, वेरी, चेंज को ही तो क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। नहीं आया समझ? सर आया या नहीं आया? आया। और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बेसिक थ्योरी है, मैं आपको बता रहा हूं। जब दोस्तों मैं निकालूंगा रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस, तो ये सारी चीज जब मैं निकालूंगा, ये बताएगी कि क्या चीज कितनी वेरी कर रही है। मैं एवरेज बताना ही मेरा पर्पस अकेला नहीं होता, एवरेज के साथ बताना है, एडुकेट नहीं होगा, डिस्क्राइब नहीं कर सकते एवरेज के साथ ही, ये नहीं पहचान सकते कि हाँ भाई इतना ही होगा। अगर मैं एवरेज के साथ लड़के को बोल दूं कि भाई 5.5 फुट है, तो डूब जाएगा ना। इसलिए साथ में क्या बताना जरूरी है? डिस्क्राइब करो वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि भाई जो मैं एवरेज बता रहा हूं 5.5 फुट, इससे कितना आगे बढ़ सकता है या कितना कम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। तो डिस्पर्जन क्या आपको समझ में आ गया? फिर भी मेथड ऑफ डिस्पर्जन भी करेंगे कि डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन किसे कहते हैं दोस्तों? जब मैं वेरिएशन का मेजरमेंट करता हूं उसी को डिस्पर्जन कहते हैं। तो उसको दूसरा नाम भी होता है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मेजरमेंट करना मतलब वेरिएशन का मेजरमेंट करना। और जब मैं वेरिएशन का मेजरमेंट करूंगा तो मुझे कुछ मेथड बताए गए हैं, वो मेथड फॉलो करके मैं वेरिएशन का, डिस्पर्जन का या वेरिएशन का मेजरमेंट करूंगा। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, तो आगे हम आपको एक एग्जांपल और देता हूं, एग्जांपल और समझते हैं। एग्जांपल मैंने कहा एक स्टूडेंट है, उसके चार सब्जेक्ट में मार्क्स है। मान लो फाउंडेशन के है अकाउंट, लॉ, मैथ, अकाउंट, लॉ, मैथ, और आपके पास बिजनेस और इको भी ले लेते हैं। सर ऐसे मार्क्स है आपके पास, अकाउंट, लॉ, मैथ, 4 सब्जेक्ट का मार्क्स है। मैंने कहा अकाउंट में नंबर है 85%, 80%, 82%, 87% और 90%, ऐसे करके नंबर है। और एक स्टूडेंट और है जिसके कुछ इस तरह नंबर है 70%, 75%, 70%, 85%, 80% और 90%। और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके नंबर है 2, 99, 15, 85, 60। तो अगर मैं तीनों का एवरेज निकालूं दोस्तों, एवरेज निकालूं, एवरेज, ध्यान सुनना,
ध्यान सुनना दोस्तों, ध्यान सुनना, मैं एवरेज निकाला और मैं क्या बता रहा हूं आपको। पहले वाले का ना एवरेज निकाला 85 प्लस 80 प्लस 82 प्लस 87 प्लस 90, यह है 424 और 424 डिवाइडेड बाय 5, यह है 84.8। तो 84.8 अभी आगे करते हैं, पहले निकाल लेता हूं सबके, अभी निकाल देते हैं 75 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 80 और प्लस 90 डिवाइड बाय 5, यह है 80। अब इसका निकालते हैं दोस्तों 2 प्लस 99 प्लस 15 प्लस 85 प्लस 60, 261 डिवाइडेड बाय अब क्या 5, या 52%। तो सर ये क्या है परसेंटेज, ये ऑन एन एवरेज कितनी परसेंट आई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 84 का मतलब है कि ये स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 84 मार्क्स ला सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 84 से किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 84 से किसी सब्जेक्ट में कम आ जाए, पर जो ज्यादा कम होगा वो आसपास ही होगा। जो ज्यादा कम होगा मतलब 84 से कितना ज्यादा आया, देखो 85, तो कितना ज्यादा हुआ 0.2। अब मैं इसका वेरिएशन निकालता हूं, देखो क्या निकाल रहा हूं दोस्तों मैं वेरिएशन। पहले मैं निकाल रहा हूं आपके पास 84 को, मैंने कहा इसका वेरिएशन मैं यहां निकाल दूं दोस्तों, यहां निकाल दूं। अच्छा 84.8 हमने कहा ऑन एन एवरेज बच्चा 84.8% ले आता है एक सब्जेक्ट में, ला सकता है। क्या हो सकता है कि कभी ज्यादा भी लिया है कभी कम भी लिया है। तो भैया 84.8 माइनस 85, तो भाई कितने में चेंज आया, ये वेरिएशन पहले वाला कर रहा हूं मैं, वेरिएशन कितने में आया 0.2। तो भाई ये आगे वाले से कितने ला सकता था 84.8, कितने लाया एक्चुअल में 85, तो भाई कितने में चेंज आया 0.2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा नंबर लिया है 0.2। अच्छा फिर 84.8 था, हमने कहा भाई कितने नंबर लाया 80 लाया, तो भाई कितना क्या हुआ कम हो गया, कम नंबर लाया। पहले हम मान रहे थे कि भाई 84.8 ले आएगा, पर एक्चुअल में 80 ही लाया, तो 4.8 तो कम लिया है। ठीक है, हमने कहा भाई अगले वाले में 82 लाया तो यह 2.8 आया, फिर अगले वाले में 87 लाया तो ये आ गया 2.2, और अगले वाले में 90 ले आया तो आ गया 5.2। तो 5.2 ज्यादा लाया है, 2.2 ज्यादा लाया है भाई, देख रहे हो आप। अब अगर मैं इसका वेरिएशन छोड़ो, बस इसका भी कर लेते, 80% ला सकता 70, कितने में वेरी आया 5 रुपए में, 5 नंबर में। यहाँ पे कितने में 10 में, यहाँ कितने में है, यहाँ 5 में है, ये नेगेटिव है। यहाँ कितने में है, ये आपके पास 0, कोई भी वेरिएशन नहीं, 80 बोला था 80 ले आया, यहाँ कितने में है 10 में है। अब इस वाले का करने जा रहा 52.2, यहां कितने में वेरी कर रहा है दोस्तों 50.2। अगर मैं ऐसा बोलूं, अब ध्यान सुनना, इसमें बोलता हूं तो ठीक है, मैं ऐसा कहता हूं एवरेज बोलता हूं स्टूडेंट को, कहता हूं भाई ये स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट ए ऑन एन एवरेज एक हर सब्जेक्ट में 84.80 ला सकता है। कभी ऐसा सकता है थोड़ा ज्यादा लिया, थोड़ा कम लिया, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम कह रहा हूं, बट सर अगर मैं इसमें बोलूं कि ये स्टूडेंट नंबर सी एक सब्जेक्ट में 52 ला सकता है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम नहीं होगा, बहुत कम, 50 नंबर कम लाया है, और ज्यादा बहुत ही ज्यादा। तो देखो यहां पर आया 52.2 और माइनस 99, तो ये तो भाई साहब ये स्टूडेंट नहीं, ये भगवान है भगवान। एक नंबर एक सब्जेक्ट में 2 नंबर लाता है और एक में 99 ले आता है, समझे आप। तो सर ऐसे टाइम में हम एवरेज को ही बताना गलत रहेगा, ऐसे टाइम में एवरेज बताना बिल्कुल ठीक है। जब जो डिफरेंस होता है वो अगर बहुत ज्यादा माइनर में है तो ठीक है एवरेज बता दिया, ठीक है सही है, बट जब अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो एवरेज बताना सही नहीं है। एवरेज के साथ साथ डिस्पर्जन भी बताओ। डिस्पर्जन मतलब वेरिएशन, कि भाई ऑन एन एवरेज 52.2 ला सकता है पर एक सब्जेक्ट में 50 नंबर कम लाया है, एक सब्जेक्ट में 40 नंबर ज्यादा लाया है, ये बताना पड़ेगा तभी वो समझेगा। नहीं तो एक स्टूडेंट को मैं अगर बता दूं भाई ये 52% लिया था, तो आप क्या समझोगे यार हर सब्जेक्ट में 40 45 50 नंबर होंगे ही, बट अगर ऐसे स्टूडेंट हो तो हर एक सब्जेक्ट में 4 तो गलत होगी ना आपकी इंटरप्रिटेशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक स्टूडेंट है उसका 52% नंबर आते हैं, तो आप क्या अनुमान लगाओगे 5 सब्जेक्ट में, आप कहोगे सर ये बच्चा एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट के अंदर 50 45 52 ऐसी करीब लाता होगा, 55 ऐसे लाता होगा, हमने 52% है तो यही होगा। पर ये स्टूडेंट तो एक में 2 ला रहा है, एक में 99 ला रहा है, तो इसमें मुझे बताना पड़ेगा भाई ये ऑन एन एवरेज 52% ला सकता है, बट एक सब्जेक्ट में 2 आ रहे हैं,
मतलब 50 नंबर कम लाया है 52 से, मेरा जो एस्टिमेट था उससे 50 कम है और मेरा जो एस्टिमेट है इसमें 46 ज्यादा है। तो ऐसे केस में एवरेज बताना दोस्तों सही नहीं रहेगा। अगर मैं आपको ये बता दूं कि इसके नंबर बच्चे के 52.2% है तो आप गलत एस्टिमेट लगा लोगे, आप कहोगे 45, 50, 57, 55 ये आएंगे, यही हो सकता है क्योंकि आसपास है। पर इस चीज में मुझे, क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी एवरेज से, मैंने जो सिंगल वैल्यू दी उससे पूरे एंटायर डाटा को आपने गलत समझ लिया, इसलिए मुझे एवरेज के साथ डिस्पर्जन वेरिएशन भी बताना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। अगर मैं कहूं कि भाई ये 52.2 एवरेज है इसका, बट एक सब्जेक्ट में 50 कम लाया है, तो समझ लेना इसके 2 नंबर आए हैं एक में। क्लियर है या नहीं है? आया समझ में या नहीं आया? तो यही कभी-कभी ऐसा होता है कि हम एवरेज ही बताकर पूरी एंटायर डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कभी-कभी ऐसा होता है कि एवरेज बताना ही ठीक नहीं रहता, एवरेज के साथ-साथ डिस्पर्जन बताना भी ठीक रहता है। अगर आप एवरेज बता दोगे तो अगला बंदा गलत इंटरप्रेट कर लेगा, तो उसके बाद क्या बनाओ, उसके साथ-साथ क्या बताओ, उसके साथ-साथ वेरिएशन भी बताओ कि भाई कितना ज्यादा लाया और कितना कम लाया। तो सर यही वेरिएशन निकालने को डिस्पर्जन कहते हैं और इसी डिस्पर्जन को इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है कि जो हम एवरेज निकालते थे उससे कितने का चेंज आया, कितना कम लाया, कितना ज्यादा लाया, यही चैप्टर में। और ये इंपॉर्टेंट है बताना, अगर ऐसा नहीं बताया तो मेरी इंटरप्रिटेशन इस वाले सी के बच्चे में गलत हो जाएगी। हाँ, जहां पर थोड़ा आसपास हो वहां ठीक है एवरेज, बट जहां पर चेंज ज्यादा का है वहां बताना जरूरी है, नहीं तो इंटरप्रिटेशन गलत। और मैं नहीं चाहता अगर एक स्टूडेंट की भी इंटरप्रिटेशन गलत आए तो ये सारे कंसेप्ट ही गलत है। तो इस केस के अंदर एवरेज तो बताओ, एवरेज के साथ साथ डिस्पर्जन भी बताओ, वेरिएशन भी बताओ। अब और समझ में आया और समझ में? हाँ जी, थोड़ा और समझ में आया तो और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं अभी और इसको। दोस्तों आपके स्क्रीन पे सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा है। मैंने कहा एक फैक्ट्री के अंदर इस एग्जाम्पल में आपको मैं बता रहा हूं क्या है एग्जाम्पल। इस फैक्ट्री के अंदर कुछ वर्कर हैं, मान लेते हैं वर्कर है ए, वर्कर बी, सी, डी, ई, 5 वर्कर है फैक्ट्री के अंदर। पांचों वर्कर को 2300 सैलरी मिलती है। मैंने कहा टोटल कितनी दे दी 1100। ऑन एन एवरेज निकालूंगा तो एक वर्कर ऑन एन एवरेज कितना कमाकर ले जाता है 2300। क्या ये बिल्कुल इंटरप्रेट कर रहा है? क्या ये चीजों से इंटरप्रेट कर रहा है? हाँ बिल्कुल सही। तो इस केस के अंदर अगर मैं बताऊं, अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर को ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी मिलती है, कितनी वेजेस मिलती है, तो आप कहोगे सर 2300 मिलती है। आप क्या कहोगे? 2300 मिलती है। और ये अगर वो बंद कहता है अच्छा 2300 मिलती है तो ये तो एवरेज है, अगर ये एवरेज है तो इससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होगा। तो 2300 में क्या पता किसी की 2350 हो जाए, 50 ज्यादा हो जाए, किसी 5 ज्यादा हो जाए, 5 कम हो जाए, 10 ज्यादा हो 10 कम हो जाए, ये इंटरप्रिटेशन करेगा। पर हमने तो बहुत सही बताया, वो तो सारी 2300 है। अगले में चलो, एक फैक्ट्री में वही 5 वर्कर है ए बी सी डी ई। हमने कहा इसका टोटल भी सेम आया 11500, इसका टोटल भी सेम है 11500, पर इसका एवरेज 2300 आया, बिल्कुल ठीक। बट समझो कि क्या हर एक पर्सन की सैलरी सेम है? अब 2300 है तो इसकी कितना है 2300, तो कितना ज्यादा हो गया 10 ज्यादा हो गया, इसकी 2300 ये 0 हो गया, इसकी 4 ज्यादा हो गया। तो आप देख रहे हो जो डेविएशन आ रहा है, जो वेरिएशन आ रहा है वो आसपास ही है, थोड़ा आसपास ही है। 2300 बोला था, 2300 10 ही है, 4 बड़ी है, 6 बड़ी है, यहाँ 20 कम हुई है, तो देख रहे हो अभी तक। बट अगर सेम चीज फैक्ट्री ए बी सी में 3 4 5 वर्कर करते हैं काम और उसका भी 11500 है और एवरेज बिल्कुल सेम आया, तीनों कंडीशन में एवरेज सेम है, देख लो। बट इधर डेविएशन सिमिलर है, थोड़ा आसपास है, इधर डेविएशन 0 है हर केस के अंदर, है ना। बट इधर ध्यान से देखना, 2380 सीधा 80 का डेविएशन, 2210 सीधा 90 का डेविएशन, 2220 80 का डेविएशन, 2200 100 का डेविएशन, 2490 190 का डेविएशन। आप देखो सर चेंज। तो सर ये बताना पड़ेगा इसके साथ साथ कि सर ऑन एवरेज तो सैलरी 2300 है, बट आप इससे इंटरप्रेट मत करना कि आसपास नहीं होगी, ये मत करना कि सबकी 2300 है। यहां पर बताना पड़ेगा कि भाई 2300 तो है पर एक वर्कर ए है जिसकी सैलरी 80 ज्यादा है, 2300 तो है पर एक वर्कर बी है जिसकी सैलरी 90 कम है, ये बताना पड़ेगा साथ में, ठीक है। इसलिए यहां पर जो वर्ड लिखा है द वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर गिव अस अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द एंटायर डाटा बट एवरेज अलोन कैन नॉट एडुकेट डिस्क्राइब। एक एवरेज ही बताना डिस्क्राइब नहीं है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज नेसेसरी टू डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्या समझ में आया आपको? नहीं आया? ठीक है सर।
यहां पर एक नजर घुमाएंगे, बाकी थ्योरी काम की नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहां पर एक नजर घुमाए, प्रॉपर्टी ऑफ गुड मेजर ऑफ वेरिएशन। गुड मेजर ऑफ वेरिएशन क्या होगा? इट शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंड, सिंपल अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट, रिजिडिटी जल्दी से चेंज ना हो, रिजिडिटी मतलब फ्लेक्सिबल ना हो, मतलब रिजिडिटी मतलब इट शुड बी रिजिडिटी एंड डिफाइंड, रिजिडिटी का मतलब होता है ज्यादा भी इतनी जल्दी भी चेंज ना हो, चेंज करने में थोड़ा टाइम लगे। इट शुड बी बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, हमें सबका निकालना पड़ेगा डिस्पर्जन, कि भाई एक एक चीज का, एक एक आइटम का डिस्पर्जन निकालना पड़ेगा, मतलब वेरिएशन मैंने अभी भी निकाला, ऊपर निकाला वेरिएशन। तो सर ये चीज आप पढ़ लोगे, नॉर्मल है। इधर देखो, इधर डिस्पर्जन का मतलब क्या है? डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का मेजर को ही डिस्पर्जन कहते हैं। और मेथड ऑफ डिस्पर्जन, मेजरिंग डिस्पर्जन, और मेथड है ए और बी, दो तरीके हैं। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर, और एक है मेथड ऑफ मेजरिंग। तो मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन यहां पढ़ेंगे सर, मेथड ये रहा। उससे पहले एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर क्या होता है? तो absolute measure of dispersion are expressed in same unit in which original data is presented, but these measure cannot be used to compare the variation between two series. Absolute measure वो measure होता है दोस्तों जिसका जो एक्सप्रेस आता है। Absolute measure of dispersion क्या होता है कि ये वो मेजरमेंट होता है जब इसके जो आंसर आएगा वो सेम यूनिट का होगा। मतलब अगर मैं मान लो किलोमीटर में मेरा सीरीज है, तो जो इसका आंसर होगा वो भी किलोमीटर में आएगा, मतलब यूनिट सेम होगी। इन ओरिजिनल डाटा इज प्रेजेंट, जिस डाटा में अगर ओरिजिनल डाटा किलोमीटर में प्रेजेंट है तो सीरीज भी किसमें होगा, आंसर भी किसमें आएगा? किलोमीटर, मतलब सेम यूनिट पर। क्या समझ में आया? इसको सर आपको लिखना है, इसको लिखना है सर, सेम ऐसे लिख देना आपको, ऐसे यहां तक लिखना है। एब्सोल्यूट पहले हैंड डालनी है आपको, हैंड डालनी है ऐसे करके, हैंड डालनी है, हैंड डालनी है दोस्तों। टाइप ऑफ डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन के टाइप में आपको क्या करना है? डिस्पर्जन के टाइप में आपको लिखना है एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, दो लिखना। एब्सोल्यूट में आपको कहां तक डेफिनेशन लिखनी है? यहां से, यहीं से लिख लो, अभी लिख लो दोस्तों। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट इन विच ओरिजिनल डाटा इज प्रेजेंटेड। क्या मतलब हुआ कि भैया अगर ओरिजिनल डाटा केजी में है तो वो डाटा से जो भी आंसर निकलेगा, जो भी मेजरमेंट निकलेगा वो भी केजी में निकलेगा, सेम यूनिट होगी। अगर सेम यूनिट है तो उसको एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहेंगे। बट these measure cannot be used to compare the variation between two series, दो सीरीज के बीच का वेरिएशन नहीं कंपेयर कर सकते। भाई ध्यान समझ लो, एमसीक्यू में आएगा ये कि भाई एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजर वो मेजर होता है जिस डाटा, जिस एक्सप्रेशन में डाटा को प्रेजेंट करा जाता है उसी यूनिट में एक्सप्रेस करा जाता है इसको। अगर डाटा केजी में है, अगर ओरिजिनल डाटा केजी में है तो जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का जो मेजरमेंट आएगा वो भी केजी में आएगा। किलोमीटर में है तो उसका आंसर भी किलोमीटर में आएगा, ठीक है जी। और ये मेजरमेंट कंपेयर नहीं करता दो या दो से ज्यादा सीरीज को। दो पॉइंट बन गए इसके अंदर। पहला पॉइंट, सेम यूनिट ऑफ डिस्पर्जन आएगा, जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा, जो एक्सप्रेस होगा, जो भी इसका आंसर आएगा, एक्सप्रेशन मतलब इसका जो आंसर आएगा। एब्सोल्यूट मेजर में कौन कौन सा आइटम, कौन कौन से चीजें निकालनी है, और रिलेटिव मेजर में कौन कौन सी चीजें निकालनी है, दोनों में मैं आपको बताऊंगा अभी। और एब्सोल्यूट मेजर में जो भी चीजें निकालनी है, जैसे रेंज एब्सोल्यूट मेजर होता है, क्वार्टाइल डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर होता है। तो ये जब ये निकालेंगे दोस्तों, जब भी हम ये निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो वही यूनिट होगा, जो ओरिजिनल डाटा जिस यूनिट पे था। और ये एक डाटा से दूसरे डाटा को कंपेयर नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, रिलेटिव मेजर आर नॉट एक्सप्रेस इन यूनिट। रिलेटिव मेजर कभी भी यूनिट में एक्सप्रेस नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट इट इज प्योर नंबर। एक क्या होता है? ये प्योर नंबर होता है। इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन dispersion to appropriate average such as coefficient of standard deviation, coefficient of mean deviation। इसका मतलब रिलेटिव मेजर में आप यहां से लिखना चालू करेंगे, रिलेटिव मेजर, ठीक है। रिलेटिव मेजर को यहां से लिखना चालू करेंगे और यहां पूरा लिख देंगे। क्या मतलब है समझा देते हैं। रिलेटिव मेजर कभी भी यूनिट्स में नहीं आता दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, ये एक प्योर नंबर होगा। मतलब जब हम कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे तो आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं। एब्सोल्यूट मेजर हमेशा यूनिट में आंसर देगा
और जब भी बात कोफिशिएंट की आई, जब भी बात किसकी आई, कोफिशिएंट, मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो। तो जब भी बात कोफिशिएंट की आएगी तो वो हमेशा यूनिट में नहीं होता दोस्तों, वो एक प्योर नंबर होता है। वो एक क्या होता है दोस्तों, प्योर नंबर होता है, कोफिशिएंट में नहीं होता, वो एक प्योर नंबर होता है। और जब भी कोफिशिएंट की बात आएगी हमेशा मान लेना वो रिलेटिव मेजर है। वो क्या है दोस्तों, रिलेटिव मेजर। ठीक है, अब आगे आ जाओ, इसको देखो, यहां पर एक दो एमसीक्यू हम ऐसे ही कर लेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर। जितनी क्लास एवरेज, जितनी क्लास से पहले वाले चैप्टर में लगी थी उतनी ही क्लास इस चैप्टर में लगने वाली है, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो बहुत बड़े, स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन आपको पता ही है कितने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तो स्क्यूनेस भी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिलेटिव मेजर, कोफिशिएंट आया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिलेटिव मेजर, भाई डिस्पर्जन तो ये दोनों मेजर है। डिस्पर्जन तो क्या है, डिस्पर्जन। एवरेज क्या है, एवरेज, एवरेज क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं, एवरेज एवरेज है। कोफिशिएंट है रिलेटिव मेजर। ठीक है, तो अब ये रेंज है भी दूसरा पॉइंट है, ये आगे है, बाकी आपके आगे आगे सीरीज आएगी तो इसको हम करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको एक पॉइंट दिखाना था, जो कि अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया कि जब भी बात किसकी आएगी, कोफिशिएंट की आएगी, तो याद रखना, क्या याद रखेंगे, ज्यादा आगे चले गए, एक चीज याद रखेंगे हमेशा, वो ये याद रखेंगे दोस्तों कि एब्सोल्यूट मेजर जिस डाटा में ओरिजिनल सीरीज, ओरिजिनल डाटा जिस प्रेजेंट में होगा, जिस यूनिट में होगा, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट मेजर जो डिस्पर्जन निकालेंगे उसका जो मेजरमेंट एक्सप्रेस करेंगे वो भी उसी यूनिट पे करेंगे। दूसरी बात, एक वेरिएबिलिटी, एक वेरिएशन, एक सीरीज से दूसरी सीरीज में वेरिएबिलिटी को कंपेयर नहीं किया जाता इसमें। ठीक है, रिलेटिव मेजर क्या होता है, रिलेटिव मेजर ध्यान सुनो, ये यूनिट में नहीं आता, ये प्योर नंबर होता है। और ये क्या बताता है, रेशियो बताता है। क्या बताता है दोस्तों, रेशियो बताता है, किसके बीच का, एब्सोल्यूट मेजर के बीच का। ठीक है, और जब भी हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, तो क्या होता है, रिलेटिव मेजर होता है। जब भी हम बात करेंगे सर कोफिशिएंट की, तो क्या होगा दोस्तों, रिलेटिव मेजर होगा। तो इस केस के अंदर हमें जो चैप्टर स्टार्ट करा था वो क्या था हमारा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारा चैप्टर था, और इस केस के अंदर हमने 3-4 बातें सीखी है। और वो बातें क्या है, हमने रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन सीखा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सीखा, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन किसे कहते हैं, इसकी प्रॉब्लम समझी कि भाई क्यों एवरेज के साथ हमें डिस्पर्जन बताना है। मैंने आपको प्रॉब्लम समझाई कि भाई वो लड़का डूब सकता है, वो मार्क्स हम गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं 52% को। ठीक है, तो उससे हमने सीखा। सर अब बात कर लेते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। आगे हमें क्या सीखना है वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे एक, ये आपने उतारना है सर, ये कोई मैंने आपसे उतारा है पर आपको उसमें उतारना है ध्यान से। और हेडिंग डालेंगे अभी की मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं पूरा सिलेबस। पूरा सिलेबस मींस इस चैप्टर का सिलेबस। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। 2 तरीके के मेथड होते हैं दोस्तों, 2 तरीके के मेथड होते हैं, वो लिख लेते हैं हम। 2 एरो बनाएंगे, 2 एरो बनाएंगे, और 2 तरीके के मेथड होते हैं। एक को बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड, एक को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, और दूसरे का नाम है ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर फर्दर 2 क्लासिफाई करें। एल्जेब्रिक मेथड को फर्दर 2 से क्लासिफाई करा। पहले का नाम दिया मेथड ऑफ लिमिट, मेथड ऑफ लिमिट, मेथड ऑफ लिमिट। दूसरे का नाम दिया मेथड ऑफ मूवमेंट, मेथड ऑफ मूवमेंट। लिखे सर, मेरे साथ साथ लिखे। तो मेथड ऑफ मूवमेंट, मेथड ऑफ मूवमेंट।
ठीक है दोस्तों, मेथड ऑफ मूवमेंट के बाद आपको इसमें नाम लिखने हैं। अब मेथड ऑफ मूवमेंट में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? रेंज। पहला हमारा होगा रेंज। दूसरा इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज। हम सिलेबस कैसे कैसे चलाएंगे? पहले हम रेंज पढ़ेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज। मूवमेंट में पहले हम मूवमेंट में पढ़ेंगे मीन डेविएशन, बड़ा मजा आने वाला दोस्तों। मीन डेविएशन, देखो यहां पर मैं आपको डेविएशन का मतलब समझाऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते टाइम हमें चाहिए होता है वेरिएशन, तो इसके अंदर ही स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही हम क्या पढ़ लेंगे? वेरिएंस इंक्लूड है, वेरिएंस इंक्लूड है इसी के अंदर, यही पढ़ लेंगे वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, थोड़ी वेरिएंस लिख दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर एक है ग्राफिकली मेथड में आता है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व देखेंगे, इसको आगे देखेंगे क्या है ये। पहले हमें कैसे कैसे टॉपिक कवर करना चाहिए दोस्तों, ये होता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको एक चीज और बता दूं सर, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। तो अगर मैं एब्सोल्यूट मेजर में रेंज निकाल रहा हूं, तो रिलेटिव मेजर में होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर मैं यहां पर मीन डेविएशन निकाल रहा हूं, तो यहां होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। यहां पर अगर मैं निकाल रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां अगर मैं निकाल रहा हूं वेरिएंस, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को बोलेंगे रिलेटिव मेजर। तो जब भी बात सिंपल की आई, मतलब आपने रेंज निकाला, आपने कोफिशिएंट की बात आएगी तो रिलेटिव मेजर, सिंपल की बात आएगी तो एब्सोल्यूट मेजर। तो ये आपके पास एक नोट में या इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको इसको लिखना है ये आपको। तो रेंज निकालोगे तो एब्सोल्यूट माना जाएगा, उसका कोफिशिएंट निकालोगे तो क्या होगा? रिलेटिव माना जाएगा। मीन डेविएशन निकालोगे तो एब्सोल्यूट मेजर माना जाएगा, उसका कोफिशिएंट निकालोगे मीन डेविएशन का कोफिशिएंट तो रिलेटिव मेजर माना जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे सिंगल तो एब्सोल्यूट माना जाएगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट निकाला तो रिलेटिव मेजर। ऐसी वेरिएंस का है कोफिशिएंट ऑफ रेट। ठीक है जी। अब हमें कैसे कैसे टॉपिक कवर करना है? टॉपिक टू बी कवर्ड, टॉपिक टू बी कवर्ड, क्योंकि आगे क्लास में सीधा ही मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरी मैंने खत्म कर दी है, थ्योरी बस सिंगल है। इतना बहुत चीजें हमने इसने थ्योरी पढ़ ली, इतना कोई भी नहीं पढ़ाता दोस्तों, आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। आप खुद से सर्च मार ले यूट्यूब पे जाकर, कोई भी नहीं इतना पढ़ा सकेगा, कोई भी आपको इतने डिटेल में कवर नहीं कराएगा। ठीक है, बाकी आप खुद देख लेना, जब तक आप खुद से नहीं जानोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? टॉपिक टू बी कवर। ठीक है, डायरेक्ट रेंज पढ़ाते हैं, ये करते हैं, कोई सबका अपना अपना तरीका होता है दोस्तों, सबका अपना अपना तरीका होता है। सबसे पहले हम जो कवर करने जा रहे हैं रेंज, और साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी सीखेंगे। जब भी हम कोई चीज सीखेंगे उसका कोफिशिएंट जरूर सीखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। दूसरी बातें हम जो कवर करेंगे, दूसरी बातें जो हम कवर करेंगे वो करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। हमारा शेड्यूल बता रहा हूं मैं कैसे हम चैप्टर खत्म करेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है दोस्तों, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज ये हो गया आपके पास। सेम इसका कोफिशिएंट भी, सेम इसका कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट। तीसरा हम पढ़ेंगे परसेंटाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज। फोर्थ पॉइंट हम कवर करेंगे डिकाइल रेंज, डिकाइल रेंज। फोर्थ पॉइंट कवर करने के डिकाइल रेंज कवर करेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, तो इसके बाद हमारा रहेगा पांचवा पॉइंट सिंपल मीन डेविएशन। पांचवा पॉइंट रहेगा मीन डेविएशन,
और छठा पॉइंट रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास के अंदर मैं आपको रेंज, इंटरवल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिक्लाइन चारों खत्म करा दूंगा। कोशिश करेंगे कि जितनी पिछली क्लास लगी उससे कम लगे, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन ज्यादा है सर, वो मुझे कराने पड़ते हैं सारे क्वेश्चन। में आपने पिछली बार भी देखा, अगर मैंने कहा 150 क्वेश्चन मैंने कराया, अगर 180 थे, 160 थे, तो टोटल 10 से 20 क्वेश्चन आपने करे और 150 मैंने कराए, 150 क्वेश्चन कराए सर एमसीक्यू मिलाकर। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर आएगा, 10-20 क्वेश्चन आप करोगे, बाकी मैं करूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 10 और 15 से मिनिमम क्वेश्चन आपको दूंगा, जो कि बिल्कुल घटिया होंगे, आपको पता ही, आपने देखा ही है। तो मीन डेविएशन के अंदर 3 सीरीज होती है, आपको पता है, इंडिविजुअल, अब इनमें टाइम लगेगा ना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, सेम एज इट इज, इसकी भी 3 सीरीज होगी। और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और साथ में इनका कोएफिशिएंट भी पढ़ते चले जाएंगे। सर ये करीब 7 टॉपिक है जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। इस चैप्टर में थ्योरी हमने कवर कर ली है ऑलरेडी, 7 है। अगली क्लास में मैं रेंज कराना चालू करूंगा, और सीधा फॉर्मूले, सीधा आंसर, क्वेश्चन, फॉर्मूले का आंसर, एमसीक्यू सब कवर करते हुए चलेंगे धीरे धीरे। और सर 7 टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। जैसे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का, इस स्टडी नोट के लास्ट चैप्टर में स्क्यूनेस, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस, और वहां आपको मतलब बताऊंगा स्क्यूनेस क्या होता है। ठीक है, ये पेंडिंग है, मुझे पता है सर क्या चीज पेंडिंग है, मुझे क्या बताना है। जब जो चीज का जो टाइम आता है ना दोस्तों, उसे टाइम बताना बिल्कुल ठीक रहता है। समझे आप मेरी बात को ध्यान से। सर हर चीज पहले बता दूं तो सर फिर फायदा क्या है पढ़ने। एक तरीका होता है पढ़ने का सर, उसी तरीके से हमें पढ़ाया जाता है। मैं काफी 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, और आगे आने वाले टाइम में मेरे को पढ़ाना ही है सर। तो समझे आप, हमें तरीका आता है पढ़ाने का। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आपको देखा होगा, आपको एक तरीका मिला होगा, सर ये है, हर एक चीज कराई है, पर एक तरीके से। भाई कब कौन सा क्वेश्चन कराना है, ये एक तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी क्वेश्चन उठा के करा दिया, कोई सा भी कंसेप्ट पहले ले लिया, ऐसे नहीं सर। अगर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन पहले करा दिया, तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन डेविएशन की बातें आएगी, तो वो आपको कराना है। तो पहले मीन डेविएशन होना चाहिए। अब मीन डेविएशन कराने के लिए इंटर क्वार्टर रेंज चाहिए। अब रेंज सिखाने के लिए मुझे पहले, तो ये जो टॉपिक लिखे, इसी सीरीज से टॉपिक कवर करेंगे हम। कोशिश करेंगे कल ही क्लास में 4 टॉपिक को कवर कर ले, डिक्लाइन तक, क्योंकि छोटे छोटे हैं। इसके बाद मीन डेविएशन में अकेले 3-4 क्लास, स्टैंडर्ड डेविएशन में अकेले 3-4 क्लास, 4-5 क्लास, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा है, और क्वेश्चन में इसके क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, सॉल्व करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, मैं भी निकालूंगा, साथ में आप भी निकालेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर ये नया चैप्टर चालू हो गया है, तो मेरी आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है। सिंपल रिक्वेस्ट ये है, अभी तक जितनी भी क्लास आपकी हुई है, उसका आप रिवीजन करें। साथ ही साथ देखो, अब मैं बोलने वाला कोई आपको है नहीं, मैं आपको बोलूंगा, आप मानो या नहीं मानो, उससे आपका टाइम है या नहीं है सर, वो आपको देखना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, कि आप अभी तक पहला चैप्टर हुआ, आप पहला चैप्टर का रिवीजन चालू कर दीजिए। कोर्स अब खत्म होने को आ जाएगा। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मेरे को सिर्फ 2 चैप्टर रह जाएंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन। कोर्स बिल्कुल खत्म होने को आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं मैं, स्टैट्स का कोर्स बिल्कुल खत्म होने को आ जाएगा। कृपया करके रिवीजन चालू कर दे दोस्तों। बहुत 2 चैप्टर हो गए, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। 27 क्लास हो गई, 28वीं क्लास है आज, 28 क्लास है सर, 28वीं क्लास, मतलब हमें 28 दिन क्लास देख लिया हमने। तो कृपया करके, मेरा पर्पस है कि आपको 2 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट करा दूं बिल्कुल अच्छे से, जिससे आप आगे 2 महीने या फर्दर जितने भी महीने बचेंगे उसमें आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सके। सर बातों को ध्यान समझे, जैसे मैं आपको कह रहा हूं वैसे पढ़िए, 100% आपको पास कराऊंगा। मैंने आपको देख लिया है, हर एक क्वेश्चन करा दिया है मैंने, हर एक क्वेश्चन, तो कोई नहीं छुड़वाऊंगा। बात रही ये, साथ में जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, जैसे स्टडी नोट नंबर 1 और 2 खत्म होता है, मैं कोरिलेशन रिग्रेशन चालू नहीं कराऊंगा। कम से कम 5 से 6 मैं क्लास लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ स्कैनर, एमटीपीज वगैरह कराने में, क्योंकि वो कराना बहुत जरूरी है सर। स्कैनर कराना बहुत जरूरी है। मैं पिछले 5 साल के अटेम्प्ट के पेपर लाऊंगा, आपको कराऊंगा, साथ मैं करूंगा, साथ आप भी करोगे। हाँ, वो चैप्टर का छोड़ देंगे जो कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ा नहीं है, और प्रोबेबिलिटी। बाकी सब जो चैप्टर पढ़ लिया है, बहुत चीज पढ़ ली है, वो करेंगे सर साथ में। ठीक है, पर साथ में करने से पहले क्या होना चाहिए, देखो मुझे तो आता है भाई, मुझे आता है, मैंने अपना कर लिया है, फाउंडेशन क्लियर, सब कुछ कर लिया सर मैंने क्लियर। सर आपको करना है। सर मुझे आता है भाई, मैं वहां पर आंसर भी दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा, पर आपको रिवीजन भी तो रहना चाहिए ना। जैसे 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, अब देखो ये इतना बड़ा चैप्टर है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूले इतने सारे हैं दुनिया भर के, पीछे दुनिया भर के फॉर्मूले थे।
मेरे को क्या करना है सर, मैं अगर मुझे नहीं भी आएगा मैं तो कॉपी खोल के देख लूंगा फॉर्मूले, तो पेपर में आप कैसे देख पाओगे कॉपी खोल के, पेपर तो आपको देना है ना। तो समझे, कोशिश करें कि सर रिवीजन चालू कर दीजिए। अगर आपसे नहीं कर पा रहा अपना टाइमिंग की भाई रिवीजन नहीं कर पा, आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ आपको डिस्कस करने के लिए, मेरे से डिस्कस करिए कि भाई कैसे पढ़ूं सर मुझे बताओ, मैं सिंपल आपको तो बताऊंगा भाई 1 घंटा आप निकालो, 1 घंटे में आप रिवीजन करनी है, सिंपल। मैं भी तो यही कहूंगा सर 1 घंटा रिवीजन करनी है बस। अगर आपको लगता है कि सर कोई जब तक हमारे पे प्रेशर नहीं पड़ेगा ना ऊपर से, तो हम तक करते नहीं, ये जो बचपन से रहा है कि भाई होमवर्क करके लाओ, होमवर्क करके लाओ, होमवर्क नहीं कर रहा फिर मार पड़ती है, ये यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, बड़े हो गए आप, और मैं मार भी नहीं सकता भाई आपको, सामने होता तो कूट देता ढंग से भाई। हाँ हाँ, फेस टू फेस बैच में तो बहुत पिटते हैं बच्चे मेरे से। तो समझे सर, आपको खुद से मेहनत करनी है सर। वीडियो क्लास का कुछ एडवांटेजेस है, मैंने आपको बताया था, आप बार बार वीडियो देख सकते हो। दूसरी बात, कुछ डिसएडवांटेज है, आपको बोलने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला तो है बट आप सुनो या ना सुनो, कंट्रोल आपके करना बहुत नहीं है। आपने पढ़ा ना मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ सर, मैंने पढ़ा है मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कि सर कंट्रोलिंग बहुत जरूरी होती है। आपने मैनेजमेंट के फ्यूचर्स पढ़े होंगे, मैनेजमेंट की चीजें पढ़ी होगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होना बहुत जरूरी है सर, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो वो कंट्रोलिंग आपके पास नहीं है, और अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो आप स्टैंडर्ड एक्चुअल को कैसे कर पाएंगे, तो वो मैनेजमेंट की बात है। मैं तो आपको बस ये कह रहा हूँ सर, देख लो आपका फ्यूचर है, आपको पढ़ना है। अगर आपका अपना फ्यूचर बनाना, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो भाई टाइम टू टाइम फर्स्ट टाइम में क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। टाइम टू टाइम मुझसे डिस्कस कर लो, कैसे करना है वैसे कर लो, प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कर लो। प्रॉब्लम मुझे पता है कि आएगी नहीं, क्योंकि सर इतने सारे जब क्वेश्चन मैं करा ही देता हूं तो प्रॉब्लम कैसी आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम पता है क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी सर हमारा ये क्वेश्चन आपने छुड़वा दिया, सर जो मैं क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं आंख बंद करके छोड़ दो आप, अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में तब बताना मुझे, सर आएगा ही नहीं। और मैंने छुड़वाया कौन सा क्वेश्चन है, कोई भी नहीं छुड़वाया अभी तक, तो सर मैं छुड़वाऊंगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम कैसे आएगी, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम पता किस में आएगी, प्रॉब्लम आएगी जो मैंने 20 क्वेश्चन छुड़वाए हैं सर, उसका आप आंसर ढूंढोगे। सर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो सर, जो आपको मैं छुड़वा रहा हूं, जो आपको मैंने होमवर्क में दिया है वो आपने बिल्कुल ठीक ही करा होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम जब करके आए हैं सर, इतना आपको करना चाहिए। और आपके पास कॉन्फिडेंस, पूछो मत किसी से सर हमने करा है, फिर भी एक बार मुझे दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सर आज की क्लास में मैंने आपको थोड़ा ज्ञान दे दिया, ज्ञान को लो, मेहनत करो थोड़ा, इसको एक बार तो इसको जो अपना लिखा आज तक, लिखा भी अभी आज की क्लास में एक बार थोड़ा ना रिवीजन कर लेना, रिवीजन सर पन्ने घुमा लेना भाई एक बार। अगली क्लास में आऊंगा मैं सारा रेंज से करते हुए चलूंगा आपके पास, और सारे एक मैंने एमसीक्यू कंप्लीट कराया, और सारे एमसीक्यू धीरे-धीरे करके कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है हर सब्जेक्ट में हर कुछ ना कुछ ऐसा आपको आएगा कि आपके पास कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब जो हमें सिलेबस के अंदर कंटेंट में नहीं दिया, पर वो एमसीक्यू है, पर वो वहीं से हमें पढ़ना पड़ता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, उससे पिछले चैप्टर में पढ़ा, कुछ ऐसे एमसीक्यू थे जो नए थे, जो हमें वहीं से पढ़ना पड़ा। तो हम क्या बनाते हैं उसके लिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो भी इस टॉपिक में आपको बनाने पड़ेंगे। दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही, कृपया करके पढ़े। देखो मुझे पता है आप शेड्यूल नहीं बन पा रहा, तो कृपया करके शेड्यूल को बनाएं, अपना 1 घंटा रिवीजन को अब से देना चालू करें। देखो अब ये कोर्स चलता चले जाएगा, जल्दी जल्दी होता चलेगा। देखना कल की क्लास में 4 क्लास खत्म हो जाएगी, 4 टॉपिक खत्म हो जाएगा, डिक्लाइन रेंज तक मैं इतनी जल्दी जल्दी करा दूंगा, क्योंकि मुझे अब 2 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट कराना है, और जिससे आपका रिवीजन भी हो सके, और सब्जेक्ट भी है तो उनको भी लेकर चलना है आपको। इसलिए दोस्तों कृपया करके पढ़े, अच्छे से पढ़े। कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछे, मुझसे डिस्कस कर ले, सब कुछ कर ले, बट पढ़ो सर पढ़ो, बस ये चाहता हूं मैं, ठीक है सर। तो मेरा आज का होमवर्क ये है कि एक बार इसको रिवाइज करो, और दूसरा रिवीजन चालू कर दो, 2 दिन 3 दिन, 1 हफ्ता बनाओ, 1 हफ्ते में मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, 1 हफ्ते में 1 चैप्टर करना है, 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म, समझो आप ना। ठीक, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़े, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू।